सीज़र एंड एपिलेप्सी। सीज़र किसे कहते हैं? सीज़र एक सिम्टम है, ठीक है, जबकि एपिलेप्सी जो है वो एक डिज़ीज़ है। एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर सीज़र होता है, ठीक है। सीज़र सिंगल होता है, सिंगल सीज़र वैसे होता क्या, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सीएनएस। सीएनएस जो आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें एक्सेसिव एक्टिविटी होती है एकदम से, जिसकी वजह से जो है बंदे को झटके आ सकते हैं, नॉर्मली इसे झटके कहते हैं, ठीक है। सीज़र जो है एबनॉर्मल पैरोक्सिस्मल, मतलब एकदम से अचानक से हो जाना, जबकि एपिलेप्सी एक कंडीशन है जिसमें बार बार सीज़र्स होते हैं, ठीक हो गया। तो एपिडेमियोलॉजी, ये कि डिज़ीज़ किधर किधर होती है और कितनी कॉमन है इसके बारे में। तो सबसे पहले सिंगल सीज़र जो आता है बंदे को, ज़रूरी नहीं है कि अगर सिंगल आया तो उस बंदे को एपिलेप्सी हो, ठीक है। मेडिकेशन नहीं देते सिंगल सीज़र पे जब तक उसको एक से ज़्यादा सीज़र ना आए, ठीक है। जब रिकरेंट सीज़र आते हैं तो फिर मेडिकेशन जनरली प्रोवाइड करते हैं। रिकरेंस रेट आफ्टर अ फर्स्ट सीज़र, एक बंदे को एक बार सीज़र हो गया है, ठीक है, उसके बाद 70% चांसेस है कि उसको फिर से सीज़र हो, ठीक है। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें 5 टाइम्स हायर रिस्क है सीज़र होने का। क्यों? क्योंकि इधर आगे रीज़न सीज़र की जब पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स में गाबा जो है, गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो सीज़र की एक्टिविटी को कम कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। जबकि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में एसिटाइलकोलिन आता है, ग्लूटामेट आता है और एस्पार्टेट, इनसे सीज़र की एकदम से प्रोवोक हो सकता है, सही है। तो सीज़र्स या एपिलेप्सी, एपिलेप्सी तो कंडीशन है, सीज़र्स की कॉज क्या हो सकती है? इसकी विटामिन जी इसकी कॉज है। वी से वास्कुलर कॉज होगी, वास्कुलर कोई ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से स्ट्रोक जैसे हो गया, उसमें सीज़र आते हैं। इसके अलावा आर्टीरियो वीनस मेलफॉर्मेशन हो जाए, उसमें भी सीज़र्स होते हैं। इन्फेक्शन, वी आई दूसरा इन्फेक्शन है, इसके बाद टी है। इन्फेक्शन में जो मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस हो गया, एब्सेस फॉर्मेशन होगी, इन सब की वजह से सीज़र हो सकते हैं। ट्रॉमा इसकी थर्ड कॉज है। ऑटो इम्यून कोई मसला हो जिसकी वजह से सीज़र आ सकते हैं। मेटाबॉलिक जो है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्सिया। इडियोपैथिक कॉज हो सकती है इसकी, नियोप्लाज्म ट्यूमर की वजह से हो सकता है, और जेनेटिक या डेवलपमेंटल कॉज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये विटामिन जी इसका नेमोनिक है इन सब कॉजेज़ का। तो जब हमें कॉज पता होती है तो उसके साथ फिर ट्रीटमेंट भी थोड़ा इजी हो जाती है, उसी के मुताबिक फिर ट्रीटमेंट भी देते हैं। अच्छा, सीज़र एक बंदे को होते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर लेट सपोज एपिलेप्सी भी एक बंदे को एक कंडीशन है, उसमें सीज़र उनको कब होते हैं? ज़्यादातर जब स्लीप वो पूरी नहीं करते, अल्कोहल जो है, अल्कोहल वो यूज़ करते हैं, या अल्कोहलिक विड्रॉल जो करते हैं, जब शराब पीना छोड़ते हैं तो उस वक्त उनको सीज़र आते हैं। इसके अलावा जो टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन की जो लाइट्स होती है एकदम से ब्लिंक करती है और ऑन होती है इस तरह, इससे लोगों को सीज़र आ सकते हैं। बाज़ लोगों को इंटरकरंट इन्फेक्शंस, बार बार इन्फेक्शंस हो। इसके अलावा नॉइसेस हो गई, म्यूज़िक हो गया, हॉट बाथ्स हो गए, इन सब से हो सकता है। अच्छा, सीज़र्स की क्लासिफिकेशन है, एक है पार्शियल सीज़र, एक है कम्प्लेक्स सीज़र। मतलब पार्शियल का, पार्शियल किसे कहते हैं? आधा, मतलब कम, नॉट कंप्लीट। तो जब ब्रेन का एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ ब्रेन सिर्फ उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, उसकी वजह से अगर सीज़र अराइज हो तो उसको पार्शियल सीज़र कहते हैं। कम्प्लेक्स सीज़र जिसमें दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होते हैं, पूरा जो आपका सीएनएस है वो एकदम से हाइपर एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से सीज़र आए तो कम्प्लेक्स सीज़र कहलाता है। और ये ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं कम्प्लेक्स सीज़र एज़ कम्पेयर टू पार्शियल सीज़र। तो अब पार्शियल सीज़र पड़ेगी और कम्प्लेक्स सीज़र पड़ेगी, और उसके बाद स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये एक और जो है टाइप है वो पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले पार्शियल सीज़र में 4 टाइप्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स है सॉरी, और कम्प्लेक्स सीज़र फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्शियल सीज़र जो है, इसमें एक है सिंपल पार्शियल और एक है कम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र। एक सिंपल सीज़र है और एक थोड़ा कम्प्लेक्स है। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये वाला जो सीज़र है इसमें कॉन्शियसनेस अल्टर नहीं होती, नो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस, बंदा को कंफ्यूज नहीं होता, बंदा बिल्कुल हाजिर होता है। जिस टाइम उसे सीज़र हो रहा है उस टाइम उसे पता चल रहा है कि मुझे सीज़र भी है, उस एनवायरनमेंट का भी पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कंफ्यूज नहीं है। जबकि कम्प्लेक्स पार्शियल में क्या होता है, इसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, अल्टर्ड हो जाता है, सही है। इस वाले में जो है पोस्चरल टोन लॉस हो सकती है, ठीक है, एकदम से बंदा गिर सकता है। इसकी टाइप जो है, एक है मोटर सेंसरी या ऑटोनॉमिक। मोटर सीजर भी आ सकते हैं जिसमें झटके मिलते हैं, मसल्स जो एकदम से वो कंट्रैक्शन शुरू कर देते हैं। सेंसरी में ऐसा होता है कि सिर्फ सेंसरी लॉस होगी, सीजर में सिर्फ सेंसरी हाइपर एक्टिविटी होगी, उसका एकदम से सेंसरी जितनी भी सेंसेशंस वगैरह है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी। या
ऑटोनॉमिक सीज़र हो सकता है। इसमें ऑटोमेटिज़म नहीं होती, वो बंदा जो है आइज़ ब्लिंकिंग बहुत ज़्यादा या लिप्स की वो हिलाता नहीं है इतना, जबकि इसमें ऑटोमेटिज़म होती है, ठीक है। इसमें जो है पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, पोस्ट इक्टल मतलब सीज़र के बाद कन्फ्यूजन नहीं होती। इसकी टाइप्स सिंपल पार्शियल सीज़र में टाइप्स की एग्जांपल दी हुई है। एक जैक्सonian सीज़र होता है जो कि फोकल मोटर सीज़र है। ब्रेन में जो मोटर का पार्ट है, मोटर जो सेंसरी मोटर कोर्टेक्स एरिया है, उसमें जब सीज़र होता है तो उसे जैक्सोनियन सीज़र कहते हैं, सही है। इसके अलावा टॉर्ट्स पॉलिसी, सीज़र के बाद जब बंदा पैरालाइज हो जाए 24 आवर्स तक, 24 आवर्स के बाद वो रिकवर हो जाता है, ठीक है, तो ये टॉर्ट्स पॉलिसी कहलाता है। तो सिंपल पार्शियल सीज़र पढ़ लिया जिसमें ब्रेन की थोड़ी सी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा था। अब कम्प्लेक्स पार्शियल, ब्रेन का थोड़ा सा ही पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन कॉन्शियसनेस लेवल इसका अल्टर हो जाता है। इससे कन्फ्यूजन भी होती है जब ये इसको सीज़र हो जाता है। उसके बाद पोस्चरल टोन पेशेंट की लॉस नहीं होती, वो खड़ा ही रहता है लेकिन उसे सीज़र आया होता है, ठीक है। और साथ ही साथ टेम्पोरल लोब सीजर्स अगर हो तो उसकी वजह से उस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो रियल लाइफ में नहीं है, उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रियल नहीं है, या डेजावू हो सकता है, जामे वो हो गया या डेजावू। डेजावू में जो होता है कि वो सोचता है कि यार इस तरह तो मेरे साथ पहले भी हुआ है, ठीक है, ये एक डेजावू इसे कहते हैं, सही हो गया। और इसमें ऑटोमेटिज्म भी होती है। तो ये दो टाइप्स इसकी मेन टाइप्स इसके अलावा है। पार्शियल सीज़र, यही जो सीज़र होते हैं ये विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। नॉर्मली मैंने बताया पार्शियल सीज़र क्या होता है, एक साइड ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व करता है। जब एक साइड इन्वॉल्व करे तो उसके ऑपोजिट साइड वाली जो हाफ साइड ऑफ बॉडी है वो इन्वॉल्व हो जाती है ना। लेकिन पार्शियल सीज़र विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन में क्या होता है, एक साइड इन्वॉल्व है स्टार्ट में, फिर एकदम से पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाती है। लेट सपोज एक साइड राइट साइड ऑफ ब्रेन हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है सीज़र में, थोड़ी देर बाद वो स्प्रेड होके दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों। तो ये ज़्यादा खतरनाक है पार्शियल सीज़र में। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, कार्बामेज़ापिन जो है फर्स्ट लाइन एजेंट है। इसके अलावा चिल्ड्रंस में जो है, चिल्ड्रन में फिनोबार्बिटाल देते हैं, ठीक हो गया। कम्प्लेक्स सीज़र में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक है एब्सेंट सीज़र और एक है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीज़र। इसके अलावा और भी टाइप्स, उसके सिर्फ नेम्स मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीज़र है इसको ग्रैंड माल सीज़र भी कहते हैं। इसमें 3 फेजेस होती है। सबसे पहले टोनिक होता है फेज़, फिर होता है क्लोनिक फेज़ और फिर पोस्ट इक्टल फेज़ होता है। तो ये सीज़र, इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होती है और पोस्टरल टोन भी लॉस हो जाती है। ये ख़तरनाक है सबसे जो ऑलमोस्ट। इसके अलावा एक है स्टेटस एपिलेक्टिकस, लेकिन वैसे अगर कम्प्लेक्स में देखा जाए तो ये भी ख़तरनाक है। तो इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स सीज़र है, दोनों ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, पूरी बॉडी को सीज़र होगा, झटका मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले टोनिक फेज़ होगा, पेशेंट तो गिर जाएगा ना, पोस्टरल टोन लॉस हो जाएगी, उसका दिमाग भी नहीं काम कर होगा, उस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होगी, बेहोश होगा, ठीक है, और उसे सीज़र आया होगा। टोनिक फेज़ में क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी रिजिडिटी हो जाएगी, तो रिजिडिटी होगी, टोन ज़्यादा होगी मतलब। इसके अलावा कॉन्शियसनेस तो लॉस हुई हुई है, लॉस ऑफ पोस्चरल टोन भी है, सेंट्रल साइनोसिस हो जाएगी, और साथ ही साथ आईज जो है उसकी आंखें अगर आप खोल के देखोगे पीछे की तरफ आई बाल गया होगा, वो जो ब्लैक पार्ट होता है ना आई का, वो पीछे की तरफ गया होगा। इसके अलावा क्लोनिक फेज़ आएगा, क्लोनिक फेज़ सेकंड फेज़ होगा। स्टार्ट में बंदा इस तरह सख्त रिजिडिटी हुई होती है, ठीक है, और आइस पीछे की तरफ गई होती है। फिर उसके बाद जो क्लोनिक फेज़ आता है जिसमें मसल कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, झटका मिलता है, फिर से ठीक होता है, फिर से झटका मिलता है, तो रिदमिक कंट्रैक्शन होती है मसल्स की। और साथ ही साथ पेशेंट टंग बाइटिंग भी करता है, और यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस भी इस टाइम हो सकती है, उसकी जो यूरिन है वो कपड़ों में निकल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड फिर फेज़ आता है पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, जब सीज़र हो जाता है उसके बाद पेशेंट को कन्फ्यूजन होती है, हेडेक होती है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है कि बस मैंने सोना है, ठीक है। तो ये इसके 3 फेजेस होते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीज़र में। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, डायग्नोसिस में सबसे पहले इसकी क्लिनिकल हिस्ट्री से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इसको कौन सा टाइप ऑफ सीज़र है, ठीक है। और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में आपको क्या एक्टिविटी शो होगी, टोनिक फेज़ में आपको 10 हर्ट्ज़ की एक्टिविटी शो होगी, और क्लोनिक फेज़ में आपको स्लो वेव्स ब्रेन में शो होगी। इसकी ट्रीटमेंट जो है, जब जिस टाइम ऐसे ये सीज़र आता है तो उस टाइम आपने इसके एयरवे को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और मोनोथेरेपीज को सोडियम वालप्रोएट दे सकते हैं, फर्स्ट लाइन एजेंट है सोडियम वालप्रोएट। जबकि ऊपर जो हमने पढ़ा था उसमें कार्बामेज़ापाइन था, ठीक है। तो अब ये कम्प्लेक्स सीज़र की जो मेन बड़ी टाइप है वो ग्रैंड माल सीज़र है। अब जो दूसरी टाइप हम देखते हैं वो एब्सेंस सीज़र। एब्सेंस का मतलब नो सीज़र, एब्सेंस है सीज़र, इसमें झटके एब्सेंट है। पिटाइट माल भी इसे कहते हैं,
पिटाइट जो है मेरे ख्याल में एब्सेंस को ही कहते हैं और माल डिजीज़ को कहते हैं। अच्छा, इट इज़ कम्प्लेक्स सीजर जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉरी लॉस ऑफ कॉन्शियस है लेकिन लॉस ऑफ पोस्चरल टोन नहीं है। ये बचपन से शुरू हो जाता है और थोड़ी देर के लिए इसमें सीजर आता है जिसमें वो पेशेंट जो है ना खड़ा इस तरह सीधा सिंपल खड़ा होता है, हिलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, बस इस तरह ब्लैंक खड़ा होता है। आप किसी को देखो इस तरह के पेशेंट को, तो जैसे ही उसे सीजर आएगा 5 to 10 सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा सीजर आएगा, वो इस तरह खड़ा हो जाएगा और उसे कुछ भी नहीं पता होगा उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एकदम से उसका जैसे ही सीजर ख़त्म होगा वो ठीक हो जाएगा। ये एक कार्टून मूवी भी थी, उसमें भी टैंगो नेम की, तो उसमें भी जो वो था करेक्टर था, तो उसको भी ये हुआ होता है। तो 20 to 30 टाइम्स पर डे हो सकता है ये, सही हो गया। तो ये एब्सेंस सीजर इसे कहते हैं जिसमें सिर्फ कॉन्शियसनेस लॉस हुई हुई है। इसकी डायग्नोसिस इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में जब करेंगे, जिस टाइम उसे सीजर आया होगा उस टाइम 3 पर सेकेंड स्पाइक एंड वेव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। इसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन करने से उस पेशेंट को सीजर आ सकता है। अगर वो बहुत तेज से जल्दी जल्दी सांस ले तो उसे एकदम से ये वाला सीजर आ सकता है। 5 to 10 सेकेंड के लिए इसकी मेमोरी लॉस हो जाती है और फिर जो है बस ठीक हो जाता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन एथोसेक्सिमाइड और दूसरा इसमें भी वाल्प्रोइक एसिड है, सही है। उसमें फर्स्ट लाइन था, इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वाल्प्रोइक एसिड थी, इधर जो है सेकंड लाइन है। तो अदर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सीजर जिसमें पूरी ब्रेन एक्टिविटी लॉस होती है, एटोनिक सीजर जिसमें लॉस ऑफ पोस्चरल टोन 1 to 2 सेकेंड्स के लिए होती है। इसके अलावा माइक्लोनिक सीजर जिसमें मसल कंट्रैक्शन होती है, ठीक हो गया, एकदम से मसल कंट्रैक्शन होती है। तो उसकी टाइप्स भी लिखी हुई है, देख ले, एग्जाम्पल्स दिए हुए। तो अब एक पेशेंट आपके पास आया और वो आपको ऐसी हिस्ट्री दे रहा है कि यार मुझे एकदम से झटके आते हैं, मैं गिर जाता हूँ, तो आप सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि इस पेशेंट को सीजर या एपिलेप्सी है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम के थ्रू आप देखेंगे, चलते हैं एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, स्टैंडर्ड ईईजी, स्लीप ईईजी, वीडियो टेलीमेट्री, ये सब कुछ के थ्रू आप कंफर्म कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉज देखेंगे किस वजह से सीजर हो रहा है या एपिलेप्सी हो रही है। कॉजेज हमने विटामिन जी पढ़ा था ना, वेस्कुलर कॉज था, इन्फेक्शस कॉज था, ट्रामा था, और भी काफ़ी कॉजेज थी। तो अगर कोई वैस्कुलर या कोई स्ट्रक्चरल कॉज है, ब्रेन में कोई मसला है, तो एमआरआई सीटी स्कैन के थ्रू देख सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि इसको क्या कॉज है। इसके अलावा अगर आपको लगता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसके लिए जो टेस्ट होते हैं यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया था हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, इस वजह से जो है ये सीजर्स कॉज हो सकते हैं। मेटाबॉलिक विटामिन में जो एम था उससे मेटाबॉलिक में उसमें लिखा हुआ था। तो यूरिया चेक करेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेगी, ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, सीरम कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब कुछ चेक करेंगे कि इसकी वजह से तो नहीं होता सीजर, इसका कमी अगर हो तो। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है सीजर, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो इस सब के लिए ये एग्जामिनेशन करते हैं। तो ज़्यादातर सीटी एमआरआई कब करते हैं एपिलेप्सी में? अगर 20 ईयर्स ऑफ एज के बाद पेशेंट को सीज़र शुरू हो रहा है या एपिलेप्सी शुरू हो रही है, या ऐसा सीज़र जिसमें फोकल फीचर्स आ रहे हैं, एक ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट के रिलेटेड उसे सीज़र हो रहा है, जैसे मोटर सीज़र हो गया या कोई ब्रेन का स्पेसिफिक फंक्शन है उसके रिलेटेड सीज़र हो रहा है। इसके अलावा ईईजी में अगर आपको इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में एक फोकल सीज़र का सोर्स नज़र आ रहा है तो फिर आप एमआरआई या सीटी स्कैन करते हैं। या सीज़र को कंट्रोल करना मेडिकेशंस के थ्रू मुश्किल है बहुत, तो इस केस में आप फिर सीटी एमआरआई करते देखते हैं कि क्या ऐसा कॉज है। तो इसकी फार्माकोथेरेपी जो मैंने बताई कि वो जो ऊपर पार्शल सीज़र थे उसमें कार्बामेज़ापाइन देते थे, इधर पार्शल सीज़र में कार्बामेज़ापाइन लिखा हुआ है। इसके अलावा आप वेलप्रोवेट एसिड भी दे सकते हैं और ये और ड्रग्स भी है, और सेकेंड लाइन एजेंट्स में फेनिटोइन वगैरह भी दे सकते हैं। प्राइमरी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर जो था कम्प्लेक्स सीजर की टाइप थी, उसमें हमने देखा था वाल्प्रोइक एसिड दिया हुआ था, सोडियम वाल्प्रोवेट, जबकि एब्सेंस सीजर में एथोसेक्सिमाइड था और सेकंड में था कि सोडियम वाल्प्रोइक एसिड, ठीक है। तो इसका माइक्लोइक सीजर में आप ये देते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद इन्होंने जनरल गाइडलाइंस लिखी हुई, जब ये आप ड्रग्स देंगे तो फर्स्ट लाइन ड्रग से आप शुरू करें, अगर फर्स्ट लाइन ड्रग काम नहीं करा तो ये सेकंड जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो यूज़ करें, अगर उससे भी काम नहीं करा तो सेकंड लाइन एजेंट के साथ ये फर्स्ट लाइन एजेंट दे, तो देखे जो काम करता है कि नहीं, तो उसके मुताबिक आप चेंज करते थे अपनी ट्रीटमेंट। और जब 2 सालों तक आप ट्रीटमेंट उसे दे रहे हैं और कंप्लीट कंट्रोल हो जाए उसके सीजर्स मेडिकेशंस के साथ, तो फिर स्लोली स्लोली उसकी मेडिकेशन से विड्रॉल उसे करते हैं, उसकी ये मेडिकेशन ख़त्म करते हैं, ठीक हो गया। जो कि क्लासिक एब्सेंस सीजर्स है, वो जो पेटाइट माल था उसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस है ड्रग
के विड्रॉल से, ठीक है। जब उसको ड्रग ख़त्म कर देते हैं, उसको ड्रग्स देना, उसके बाद जो है वो पेशेंट की प्रोग्नोसिस अच्छी है, वो रिकवर हो सकता है। ठीक हो गया। ड्रग विड्रॉल के बाद जनरली जो है रिकरेंस रेट जो है 40% है। आपने ड्रग विड्रॉ कर दिया, हो सकता है उससे 40% चांसेस उसको फिर से सीजर होना शुरू हो जाए। तो ये जो बात है, इसके बाद जो है ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं, और इसके बाद क्लिनिकल पॉल आप देख सकते हैं, प्रेगनेंसी एंड एपिलेप्सी। तो ये मेडिकेशंस के रिलेटेड नॉर्मली थर्ड सेमेस्टर में जो है ना सीजर बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं जो मदर है। तो गाबापेंटीन एक ऐसा ड्रग है जिसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फीटल जो होता है, फीटस होता है, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ नहीं आती इस ड्रग से, जबकि और बाकी ड्रग से कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आती है। और कॉम्प्लिकेशन जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीनों में ही आप प्रेगनेंसी के उससे मेडिकेशन देना शुरू कर दें तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है फीटस के साथ। अब जो है स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स सीजर मैंने बताया था उसकी जो पहली टाइप बताई थी ग्रैंड माल सीजर, जिसमें 3 फेजेस थे। कौन कौन से? एक था क्लोनिक फेज, एक टोनिक फेज था, एक था क्लोनिक फेज, फिर पोस्ट इक्टल फेज था। इसमें जो टोनिक और क्लोनिक फेज होता है कि पहले बंदा रिजिडिटी हो जाती है और उसके बाद जो है क्लोनिक सीजर्स होते हैं। तो टोनिक क्लोनिक सीज़र जब 30 मिनट्स के से ज़्यादा के लिए पेशेंट को सीज़र होना शुरू हो गया है, ज़मीन पे गिर गया और सीज़र वही सीज़र है और 30 मिनट से ज़्यादा है, या ऐसे सीज़र जो कि बार बार हो रहे हैं और उसकी ब्रेन की रिकवरी नहीं हो रही वापस, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, ठीक है। सीज़र रिजॉल्व नहीं होते तो इनको हम सबसे पहले सेमी प्रोन पोजीशन में लिटा देते हैं। सेमी प्रोन पोजीशन आप नेट पे देख ले कैसी पोजीशन है, तो उसमें लिटा देते हैं ताकि एस्पायरेशन ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो है एयरवे का उसका आपने देखना, ख्याल रखना है कि ओपन है कि नहीं, वरना उसका सांस बंद हो जाएगा और वो मर भी सकता है। तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं अगर ज़्यादा टाइम के लिए उसको सीज़र है, सही है। इसके बाद जो है आईवी सलाइन, नॉर्मल सलाइन देते हैं, साथ ही साथ ब्लड चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कि किस वजह से ये हो रहा है। उसके बाद आप इसको मेडिकेशन शुरू कर देती है, ठीक है। मेडिकेशन में आप थायमीन सबसे पहले देते हैं, डेक्सट्रोज से भी पहले आप थायमीन दे देते हैं, फिर उसके बाद डेक्सट्रोज देते हैं। थायमीन क्यों देते हैं कि वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, वर्निक एरिया जो है जो कि स्पीच कंप्रीहेंशन का रोल प्ले करता है, तो उसकी एनसेफेलोपैथी हो सकती है, उसकी डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए थायमीन पहले से दे देते हैं जो कि न्यूरो प्रोटेक्टिव वो है, मॉलिक्यूल है। अच्छा, फिर डायज़ेपाम देते हैं सीज़र को कम करने के लिए, ठीक है। एक ही बार इस 15 मिनट्स बाद फिर से एक ही बार देते हैं। अगर सीज़र जो है फिर भी 30 मिनट्स से ज़्यादा कंटिन्यू है तो फिर उसको फेनिटोइन दे देते हैं या फॉस्फेनिटोइन, ठीक हो गया, ये दे देते हैं। इसके अलावा जो है अगर 30 मिनट से ज़्यादा रहे, 60 मिनट्स तक हो, 30 से 60 मिनट्स तक, तो फिर जो है आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी करते, साथ ही साथ ईईजी मॉनिटरिंग भी करते हैं और आईसीयू में उसे एडमिट कर देते हैं। और उस टाइम जो है फिनोबार्बिटाल लेते आईवी के थ्रू। अगर 60 मिनट से भी ज़्यादा पेशेंट जो है ना सीज़र में ही है तो फिर उसको जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं, ठीक हो गया। और जब सीज़र जो एक बार ठीक हो जाते हैं तो फिर उसको जो है लॉन्ग टर्म एंटी कन्वर्जल ट्रीटमेंट देते हैं और कॉज को देखते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो इसी के साथ ये ख़त्म हो गया।